नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बदलती परिस्थितियों में वैश्विक शासन में विश्वसनीय और प्रभावी सुधारों की आवश्यकता। घाना की संसद में कहा, ग्लोबल साउथ को आवाज दिए बिना प्रगति संभव नहीं। घाना का दौरा संपन्न कर ट्रिनिदाद टोबैगो के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों में जुड़ेगा नया अध्याय। केंद्र सरकार की ओर से झारखंड को एक और सौगात। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी कल रांची में सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम में प्रशिक्षु लड़कियों को नौकरी के प्रमाण पत्रों भी किए जाएंगे वितरित। हर हर महादेव के जयघोष के साथ अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। पहले जत्थे ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के किए दर्शन। बेहतर सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और मूसलाधार बारिश से उफनाई नदियां, पहाड़ों पर चट्टानें खिसकने से आवाजाही में दिक्कत। मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय घाना यात्रा संपन्न हो गई है। यात्रा के अंतिम दिन उन्होंने क्राम में नक्रुमा मेमोरियल पार्क का दौरा किया और घाना के संस्थापक राष्ट्रपति तथा अफ्रीकी स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रतिष्ठित अग्रणी डॉक्टर क्वामे नक्रुमा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने घाना की संसद को भी संबोधित किया। उन्होंने वैश्विक संस्थानों में सुधार, लोकतंत्र को सशक्त बनाने और वैश्विक दक्षिण की प्रगति के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते भारत को दुनिया की प्रगति का आधार स्तंभ बताया और कहा कि मजबूत भारत अधिक स्थिर और समृद्ध विश्व में सहयोग कर सकता है। I had the honor of paying tribute to a visionary and statesman and beloved son of Ghana, Dr. Kwame Nkrumah. He once said, "The forces that unite us are intrinsic and greater than the superimposed influences that keep us apart." His words continue to guide our shared journey. His vision was a democratic republic built on strong institutions. लोकतंत्र की जननी के रूप में विख्यात भारत और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घाना की संसद में संबोधन ये बताने वाला रहा कि हमारे लिए ये एक तंत्र नहीं बल्कि एक संस्कार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हजारों वर्षों से लोकतंत्र ने भारतीय समाज को निरंतर गति दी है। From thousands of years ago, we have examples of centers like Vaishali. The Rig Veda, one of the world's oldest scriptures, says, "Ano bhadraha kratavo yantu vishwataha." It means let good thoughts come to us from all directions. This openness to ideas is the core of democracy. India has over 2,500 political parties, 20 different parties governing different states, 22 official languages, thousands of dialects. प्रधानमंत्री ने वैश्विक संस्थानों में सुधार, लोकतंत्र को सशक्त बनाने और वैश्विक दक्षिण की प्रगति के महत्व को रेखांकित किया। Progress cannot come without giving voice to the global south. We need more than slogans. We need action. That is why during India's G20 presidency, we worked with the vision One Earth, One Family,
one future. We put emphasis on Africa's rightful place at the global high table. We are proud that the African Union became a permanent member of the G20 during our presidency. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का केंद्र बताया और कहा कि यहाँ वैश्विक कंपनियां आकर काम करना चाहती हैं। प्रधानमंत्री ने भारत अफ्रीका संबंधों को लोकतंत्र, समावेश और नवाचार पर आधारित बताया। साथ ही कहा कि भारत अफ्रीका विकास साझेदारी समय की मांग है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती घाना के प्रसिद्ध शुगर लोफ अनानास से भी ज्यादा मीठी है। उन्होंने कहा कि ये कितना सुखद संयोग है कि भारत के कई गौरव भरे क्षणों में अफ्रीका जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि जब भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया तो उस दिन भी वे अफ्रीका में थे और आज जब एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री मानवता के लिए स्पेस स्टेशन में एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो भी वे अफ्रीका में हैं। ब्यूरो इनपुट्स के साथ घाना से तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। घाना यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति जॉन महामा ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। पीएम मोदी ने इस सम्मान के लिए घाना के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया और इसे अत्यंत गर्व का विषय बताया। गौरतलब है कि पीएम मोदी को इससे पहले भी विदेशी दौरों के दौरान वहां के राष्ट्राध्यक्षों ने उन्हें अपने राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया है। घाना दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी को दिया गया ये सम्मान 30 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की घाना यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने वाला रहा। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत घाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। इससे पहले पिछले महीने ही साइप्रस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिट्स ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया। ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान उन्हें वहां के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया था। किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला श्रीलंका का ये सर्वोच्च सम्मान था। प्रधानमंत्री को अब तक विदेशों में 24 शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। अलग अलग देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर ग्लोबल लीडर के तौर पर पीएम मोदी की भूमिका को सम्मानित करते रहे हैं। पिछले साल जुलाई में पीएम को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया। पीएम मोदी द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। नवंबर 2024 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद ने पीएम मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया। प्रशस्ति पत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। उसी माह गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम को देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। यह अवार्ड विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा और वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा के लिए दिया गया। उसी दिन पीएम को डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार सौंपा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 महामारी के दौरान मदद और रिश्तों की मजबूती में योगदान के लिए दिया गया। दिसंबर 2024 में कुवैत ने पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया।
कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने पीएम को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। बारबाडोस ने पीएम को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया। वहां की राष्ट्रपति ने ये पुरस्कार प्रदान किया, जिसे पीएम की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गोरिटा ने प्राप्त किया। इसी वर्ष 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में पीएम को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने पीएम को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया। किसी भारतीय को पहली बार ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इन अवार्ड्स और ग्लोबल लीडर के तौर पर शोहरत के पीछे सबसे बड़ी वजह है पीएम का विजन, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और शांति संवाद का विजन। संघर्ष ही नहीं, पर्यावरण संकट और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों को लेकर भी पीएम का संदेश साफ है, समाधान के लिए सब साथ आएं, मिलकर प्रयास करें। आधुनिक तकनीक हो या विकास की डगर, पीएम ग्लोबल साउथ सहित सबको साथ लेकर आगे बढ़ने पर बार बार बल देते रहे हैं। यही वो दृष्टिकोण है जिसे पूरी दुनिया न केवल सम्मान से देखती है, बल्कि इससे मानवता का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में भी मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी घाना यात्रा के दौरान भारत की लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए घाना के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्पीकर को भारत से साथ ले गए खास उपहार भेंट किए। ये उपहार भारतीय संस्कृति और मूल्यों के साथ ही घाना के साथ भारत के मजबूत संबंधों को भी दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी घाना यात्रा के दौरान घाना के राष्ट्रपति को भारत से साथ ले गए अनमोल तोहफे भेंट किए। प्रधानमंत्री ने घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा को कर्नाटक के बिदरी कलाकृति से सजाए गए फूलदान भेंट किए, जो भारत की धातु शिल्प की बेहतरीन कला को दर्शाती है। बिदरी कला अपनी आकर्षक डिजाइन और बारीक चांदी की जड़ाई के लिए जानी जाती है। सदियों पुरानी तकनीक का उपयोग करके हाथ से बनाए गए इन फूलदानों पर सुंदरता और समृद्धि के प्रतीक के रूप में पुष्प के चित्रों को उकेरा गया है। पारंपरिक कलात्मकता को समकालीन कला से जोड़ते हुए ये फूलदान भारत के साथ ही कर्नाटक की समृद्ध शिल्प विरासत और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने घाना के राष्ट्रपति की पत्नी को चांदी का पर्स दिया। इसे सिल्वर फिलिग्री वर्क से सजाया गया है। ओडिशा के कटक का यह सुंदर सिल्वर फिलिग्री वर्क प्रसिद्ध तारकाशी शिल्प का अद्भुत उदाहरण है। इसमें महीन चांदी के तारों से फूल और बेल की आकृति बनाई जाती है। प्रधानमंत्री ने घाना के उपराष्ट्रपति को कश्मीर की विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल उपहार में भेंट किए। चांगथांगी बकरी के अंडरकोट से तैयार की जाने वाली पश्मीना शॉल अत्यधिक कोमलता और असाधारण गर्माहट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हाथ से तैयार होने वाली पश्मीना शॉल कश्मीर के कुशल कारीगरों के साथ ही भारत की समृद्ध कपड़ा विरासत का प्रतीक भी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना के स्पीकर को लघु हाथी अंबावारी तोहफे में दी। अंबावारी हाथी शाही परंपरा और भारत की कलात्मक विरासत को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में हाथ से बनाए जाने वाली अंबावारी को पॉलिश के जरिए सिंथेटिक हाथी दांत से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए अनमोल तोहफे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों के साथ साथ घाना से भारत के मजबूत रिश्तों को भी दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में 3 जुलाई को देर रात त्रिनिदाद टोबैगो पहुंचेंगे। त्रिनिदाद और टोबैगो की करीब 40% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। यहाँ पहुंचे गिरमिटिया मजदूरों की पीढ़ी ने यहाँ डॉक्टर, वकील, नेता और लेखक बनकर देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाई। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के रिश्ते ऐतिहासिक रहे हैं। गिरमिटिया समाज के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। आइए देखिए त्रिनिदाद टोबैगो से डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के संबंधों का इतिहास 180 साल पुराना है, जब भारतीय गिरमिटिया मजदूरों ने पहली बार यहां कदम रखा था। इस देश की औपनिवेशिक चुनौतियों से लेकर आज इस देश की विशिष्ट पहचान बनने तक की यात्रा में भारतीय गिरमिटिया मजदूरों ने बड़ी भूमिका निभाई है। 30 मई 1845 को फेटल रजाक नामक एक जहाज त्रिनिदाद पहुंचा, जिसमें 225 भारतीय गिरमिटिया मजदूर सवार थे।
ये लोग खेती और निर्माण कार्यों के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर एक अनजाने देश की यात्रा पर निकले थे। ये दिन इस ट्विन राष्ट्र के लिए ऐतिहासिक था, क्योंकि इसी ने बदल दी ट्रिनिदाद टोबैगो की तकदीर। अगले 7 दशकों में साल 1917 तक लगभग 1,44,000 भारतीय उत्तर प्रदेश और बिहार से यहाँ आए। उन गिरमिटिया यानी अनुबंधित श्रमिकों के वंशज जो अब अपनी 5वीं या 6ठी पीढ़ी में हैं, कुल आबादी का लगभग 42% हैं, जो देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग हैं। भारतीय मूल के लोगों की पर्याप्त आबादी की मौजूदगी ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों में बहुत योगदान दिया है। प्रधानमंत्री भी समय समय पर गिरमिटिया समाज के लोगों के सम्मान और उनके योगदान पर बल देते आए हैं। इसी वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस में गिरमिटिया या बंधुआ मजदूरों के बारे में कहा था कि इस समुदाय ने तमाम कठिनाइयों और मुश्किलों के बावजूद अपनी संस्कृति को जीवित रखा है। जब मैं आपके बीच आता हूं, आपसे मिलता हूं, आपसे बात करता हूं, तो 200 साल पहले की उन बातों में भी खो जाता हूं जिनके बारे में हमने सिर्फ पढ़ा है। वो अनेकों हिंदुस्तानी जो गुलामी के कालखंड में यहां झूठ बोलकर लाए गए, जिन्हें दर्द मिला, तकलीफ मिली, धोखा मिला और मुश्किलों के उस दौर में उनका संबल थे भगवान राम। रामचरितमानस, भगवान राम से उन्हें विश्वास मिलता था। समय के साथ ये भारतीय त्रिनिदाद टोबैगो की मिट्टी में रच बस गए। उन्होंने वहाँ की संस्कृति, समाज और राजनीति में अहम भूमिका निभाई। आज त्रिनिदाद की आबादी का बड़ा हिस्सा भारतीय मूल के लोगों का है। त्रिनिदाद में आज भी होली, दिवाली, रामलीला और छठ पूजा मनाई जाती है। यहाँ का संगीत, चटनी म्यूजिक, भारतीय और कैरेबियाई धुनों का अनूठा संगम है। हिंदी, भोजपुरी और तमिल यहाँ की सड़कों पर अब भी सुनाई देती हैं। 1845 to 1917 here in Trinidad and Tobago, approximately 145,000 indented laborers came, or indented forefathers. And gradually over a period of time, particularly within the last decade or so, we have been using the word Girmitia in terms of describing our forefathers, because Girmit in Bhojpuri means agreement. So essentially those who signed the agreement are Girmitias. इस वर्ष त्रिनिदाद टोबैगो में भारतीय प्रवासी समुदाय देश में पहली बार गिरमिटिया मजदूरों के आने की 180वीं वर्षगांठ मना रहा है। इन लोगों ने इतने समय के बाद भी, इतनी पीढ़ियों के बाद भी अपनी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं उनको नहीं छोड़ा है। आप यहाँ आकर के दिवाली देखिए, आप इनकी होली और फगवा देखिए, आपको लगेगा नहीं कि आप भारत से बाहर आ गए। मुझे यहाँ इतने समय से हो गया, मुझे पूछते हैं कि लोग कैसे हैं, मैं कहता हूँ कि ये तो होम अवे फ्रॉम होम है। महासागरों के पार पहले जहाज से लेकर शीर्ष पदों तक पहुंचने के सफर में प्रवासी भारतीय समुदाय ने अपनी पहचान और देशभक्ति को नया रूप दिया है। उनका सफर संघर्ष, बदलाव और नेतृत्व की मिसाल है। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारत से आए गिरमिटिया मजदूरों की 5वीं और 6वीं पीढ़ी निवास कर रही है। वो जानते हैं कि उनके पूर्वजों ने यहाँ बसने और आजीविका के लिए कितना संघर्ष और मेहनत की है। वो इस बात को भी जानते हैं कि उनका अस्तित्व तभी है जब वो भारत की जड़ों से जुड़े रहें। लिहाजा वो अपनी संस्कृति, खान पान, त्योहार, कला के प्रति काफ़ी सजग भी रहते हैं। कैमरामैन मोहित उइके के साथ पोर्ट ऑफ स्पेन से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। घाना के बाद आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि त्रिनिदाद और टोबैगो के दौरे पर हैं, जहां लगभग 40% आबादी, जैसा हमने आपको बताया, भारतीय मूल के लोगों की है। यहां पहुंचे गिरमिटिया मजदूरों की पीढ़ी की अगर हम बात करें तो उसमें डॉक्टर हैं, वकील, नेता और लेखक बनकर वो देश की तरक्की में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं।
त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कांगालू और पहली महिला प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विसेसार भी गिरमिटिया समुदाय की वंशज हैं। गिरमिटिया समाज के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने के लिए यहाँ पर काफ़ी उत्साहित हैं। आइए देखते हैं त्रिनिदाद और टोबैगो से खास रिपोर्ट। भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच संबंध मधुर और मैत्रीपूर्ण है। इस रिश्ते का इतिहास 30 मई 1845 से शुरू होता है, जब 225 भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों को लेकर पहला जहाज फैटल रजाक त्रिनिदाद के तट पर पहुंचा था, जो उस समय ब्रिटिश उपनिवेश था। 1917 तक भारत से और अधिक जहाजों के आने के साथ ही उनकी संख्या में वृद्धि हुई। उन गिरमिटिया यानी अनुबंधित श्रमिकों के वंशज जो अब अपनी 5वीं या 6ठी पीढ़ी में हैं, कुल आबादी का लगभग 42% हिस्सा है, जो देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। भारतीय मूल के लोगों की पर्याप्त आबादी की मौजूदगी ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों में बहुत योगदान दिया है। प्रधानमंत्री भी समय समय पर गिरमिटिया समाज के लोगों के सम्मान और उनके योगदान पर बल देते आए हैं। During the period 1845 to 1917 here in Trinidad and Tobago, approximately 145,000 indented laborers came, or indented forefathers. And gradually over a period of time, particularly within the last decade or so, we have been using the word Girmitia in terms of describing our forefathers, because Girmit in Bhojpuri means agreement. So essentially those who signed the agreement गिरमिटियाज। त्रिनिदाद में आज भी होली, दिवाली, रामलीला और छठ पूजा मनाई जाती है। यहाँ का संगीत चटनी म्यूजिक भारतीय और कैरेबियाई धुनों का अनूठा संगम है। हिंदी, भोजपुरी और तमिल यहाँ की सड़कों पर अब भी सुनाई देती हैं। इन लोगों ने इतने समय के बाद भी, इतनी पीढ़ियों के बाद भी अपनी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं उनको नहीं छोड़ा है। आप यहाँ आकर के दिवाली देखिए, आप इनकी होली और फगवा देखिए, आपको लगेगा नहीं कि आप भारत से बाहर आ गए। मुझे यहाँ इतने समय से हो गया, मुझे पूछते हैं कि लोग कैसे हैं, मैं कहता हूँ कि ये तो होम अवे फ्रॉम होम है। गौरतलब है कि 31 अगस्त 1962 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में विभिन्न स्तरों पर जुड़ाव के साथ निरंतर गति देखी गई है। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारत से आए गिरमिटिया मजदूरों की 5वीं और 6वीं पीढ़ी निवास कर रही है। वो जानते हैं कि उनके पूर्वजों ने यहाँ बसने और आजीविका के लिए कितना संघर्ष और मेहनत की है। वो इस बात को भी जानते हैं कि उनका अस्तित्व तभी है जब वो भारत की जड़ों से जुड़े रहें। लिहाजा वो अपनी संस्कृति, खान पान, त्योहार, कला के प्रति काफ़ी सजग भी रहते हैं। कैमरामैन मोहित उइके के साथ पोर्ट ऑफ स्पेन से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 के बाद अचानक हार्ट अटैक से हो रही मौतों को लेकर एम्स के चिकित्सकों ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के व्यापक अध्ययनों ने साफ कर दिया है कि कोविड-19 टीकों और अचानक होने वाली मौत के बीच में कोई संबंध नहीं है। अध्ययनों में ये पाया गया है कि इस आयु वर्ग में दिल का दौरा, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन अचानक मौत का सबसे बड़ा कारण है। वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि कोविड टीकों को अचानक मौतों से जोड़ने वाले दावे पूरी तरह गलत हैं और भ्रामक हैं। इस बारे में और जानकारी के लिए एम्स की कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। कोविड-19 वैक्सीनेशन और अचानक हार्ट अटैक से हो रही मौतों के बीच क्या है सच्चाई, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय राय। सर क्या है सच्चाई और क्या कहती है स्टडी? जब कोविड वैक्सीन शुरू किया गया था 16 जनवरी को, उस समय पूरा पॉपुलेशन हमारा जो है इम्यूनिटी नहीं थी, ससेप्टिबल पॉपुलेशन इसको बोलते हैं, पूरा पॉपुलेशन ससेप्टिबल था। उस पॉपुलेशन में कितना फ़ायदा होगा वैक्सीन का और कितना उससे नुकसान हो सकता है, ये अगर देखा जाए तो फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा था। जब वैक्सीनेशन शुरू किया गया, क्लिनिकल ट्रायल में कोई नुकसान नहीं हुआ था। वो लॉन्ग टर्म फॉलोअप के बाद ही ये पता चला कि इससे नुकसान हो सकता है, बट वो नुकसान बहुत ही कम है, न के बराबर है। अगर आप देखें तो उस समय हर 10 लाख में करीब 15,000 लोगों की डेथ हो रही थी, 1.5% की डेथ हो रही थी। वैक्सीन से हम करीब 13 से 14,000 डेथ 8 to 9% कम कर ले रहे थे उसमें से। तो अगर वैक्सीन नहीं देते तो ये सारे डेथ होती रहती।
तो कुछ लोगों को अगर सीरियस साइड इफेक्ट्स हो भी रहते, एक तो पहले उस समय आइडिया नहीं था कि हो सकते हैं, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल में नहीं आए थे, और क्लिनिकल ट्रायल के एविडेंस पे बेसिस पे ही कोई भी निर्णय लिया जाता है, तो भी रिस्क जो है बहुत ही लो था। तो किसी भी इंटरवेंशन जब करते हैं वैक्सीन ड्रग के लिए ये हो सकता है, बट हमेशा रिस्क एंड बेनिफिट को देखना चाहिए। रिस्क जो है बहुत ही कम था वैक्सीन देने से एडल्ट पॉपुलेशन में, बच्चों में ये नहीं था, इसलिए बच्चों को जो है इस कंट्री में वैक्सीन नहीं दिया गया, क्योंकि बच्चों में कोविड से रिस्क नहीं था। यहाँ 15,000 नहीं मर रहे थे, यहाँ डेटा जो है हर 10 लाख में करीब 2 के आसपास बच्चों की डेथ हो रही थी। यहाँ वैक्सीन देने से डेथ थोड़ी बढ़ सकती थी वैक्सीन एसोसिएटेड, इसलिए यहाँ नहीं दिया गया। लेकिन लगातार जो देख रहे हैं अचानक युवाओं की हार्ट अटैक से मौत हो रही है, उसकी वजह क्या है? देखिए, हाँ, यह कंसर्न है सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए कंसर्न है, हमारे और आपके लिए भी उतना ही कंसर्न है। लेकिन यंग में पहले भी डेथ होती थी। अगर दुनिया का डेटा आप देख लें तो 18 से 45 साल के बीच में जो भी डेथ हो रही हैं, पहले भी डेथ हो रही थी, करीब हर 10 लाख में 5 से 50 के आसपास जो पूरी दुनिया का डेटा है लोगों की डेथ हो रही थी। तो अभी भी डेथ हो रही है। एक तो वो कारण हो सकता है जो पहले भी हो रही थी, कुछ कारण अभी कोविड है, कोविड भी जो है वह डेथ बढ़ाता है, हमेशा क्लॉटिंग ये सब करता है, कार्डियक इन्फ्लेमेशन कर देता है, उससे भी डेथ कोविड हो सकता है। पॉल्यूशन का लेवल है वह हो सकता है। सो एक तो बैकग्राउंड है, अगर वैक्सीन करें उसके भी रिमोट चांसेस हैं, रेयर चांसेस हैं कि वो भी हो सकता है, बट उसके लिए अभी और स्टडी करने की ज़रूरत है, एविडेंस और करने की। तो कुछ भी हो सकता है इंक्लूडिंग वैक्सीन। संक्षेप में जानना चाहेंगे फिलहाल ये स्टडी रिपोर्ट क्या कह रही है? इनकी अगर मैं बात करूँ स्टडी का कंक्लूजन, तो ये कंक्लूजन लिखा हुआ है कि इसका कोई सीधा संबंध जो है कोविड वैक्सीन से इन कार्डियक डेथ की नहीं है, जो ये स्टडी कहती है। तो कहीं ना कहीं जो ICMR की स्टडी है वो कह रही है कि कोविड वैक्सीनेशन का इससे कोई संबंध नहीं है, जो अचानक हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। ग्राम पंचायतें और नगरीय निकाय लोकतंत्र की ताकत हैं। दरअसल छोटे निकाय ही किसी बड़े लोकतांत्रिक देश की आधारशिला तैयार करते हैं। गुरुवार को हरियाणा में के मानेसर में इस विषय पर गहन चर्चा और विचार विमर्श किया गया, जहां देश के पहले शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाने में नगरीय निकायों की भूमिका अहम है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में शहरी निकायों को नई जिम्मेदारी निभानी होगी। नगरीय निकायों को लोकतंत्र की ताकत बताते हुए ओम बिरला ने कहा कि सदन में संवाद, सहमति और समाधान ही लोकतांत्रिक परंपरा को जीवित रखते हैं। देश की नगर पालिकाओं में भी ऐसी आदर्श कार्यशैली को अपनाना होगा। मेरा मानना है, जिस तरीके से लोकसभा विधानसभा में सदन चलते हैं, विचार विमर्श करते हैं, मुद्दों पर चर्चा होती है, कानून बनाने पे चर्चा होती है, इसी तरीके से हमारे नगरीय क्षेत्र के अंदर भी हमें हमारी सभाओं के अंदर, हमारी बैठकों के अंदर एक सदन चलाने की एक आदर्श पद्धति बनाने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हर विषय में जनता की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि जैसे संसद में व्यवधान कम हुआ है, वैसे ही नगर पालिकाओं में भी सदन सुचारू रूप से चलें। सभी मिलकर नगर की समस्याओं पर सकारात्मक बहस करें। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नगर निकायों का शासन पारदर्शी हो और नगर पालिका के निर्णय जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरें। आम जनता से अगर सीधा संवाद है तो नगरीय सरकार के प्रतिनिधियों से है, गांव के अंदर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से है, और हमारी ग्राम पंचायत, हमारी नगरीय सरकार में जितना लोकतंत्र सशक्त होगा, मजबूत होगा, उतने ही हम लोकतंत्र के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र की जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। हरियाणा के मानेसर में गुरुवार को देश के पहले शहरी स्थानीय निकाय के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में देश भर से करीब 500 शहरी स्थानीय निकाय के अध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिस्सा लिया। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आधार, यूपीआई और डिजी लॉकर जैसे इंक्लूसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक आर्टिकल में ये बात कही। अश्विनी वैष्णव ने अपने लेख में बताया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का डिजिटल परिवर्तन एक वैश्विक उदाहरण बन गया है। उन्होंने बताया कि भारत में हर दिन 600 मिलियन से ज़्यादा का यूपीआई द्वारा लेन देन होता है, जो दिखाता है कि यूपीआई देश के लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने आर्टिकल में एक यूरोपीय मंत्री के भारत दौरे का जिक्र करते हुए बताया कि अपनी यात्रा के दौरान वे इस बात से हैरान थे कि गांव से लेकर शहरों तक पूरे भारत में डिजिटल भुगतान का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। जेएम ट्रिनिटी यानी जनधन, आधार और मोबाइल ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्यक्ष और पारदर्शी बना दिया है। माईगॉव, उमंग जैसे प्लेटफॉर्म से नागरिकों को 2000 से ज्यादा सरकारी सेवाओं का लाभ मिला है। वहीं अगर बात की जाए ई संजीवनी के जरिए करीब 380 मिलियन टेली कंसल्टेशन से लोग भी जुड़े हैं। देश के युवाओं को दीक्षा स्वयं, पीएम ई विद्या और स्किल इंडिया जैसी डिजिटल पहल से लाभ मिला है। वहीं पीएम किसान योजना और सटीक मौसम अपडेट से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। आधार, यूपीआई और डिजी लॉकर जैसे डिजिटल पब्लिक गुड्स के निर्यात और देश में बढ़ते एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। मेक इन इंडिया के तहत देश में बढ़ती मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से भारत तेजी से मोबाइल का निर्यात कर रहा है। वहीं दूरसंचार के क्षेत्रों में भारत तेजी से विकास कर रहा है और 5G को पूरे देश में रोल आउट करने में तेजी से बढ़ रहा है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन स्वदेशी चिप क्षमता का निर्माण भी कर रहा है। साथ ही केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल भारत के आगे के लक्ष्य का जिक्र भी अपने आर्टिकल में किया है। उन्होंने बताया कि डिजिटल विभाजन को खत्म करना, साक्षरता को बढ़ावा देना, साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना और तकनीकी तक सबकी पहुंच बनाने के लक्ष्य के साथ देश में काम किया जा रहा है। रांची में सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के नए क्षेत्रीय केंद्र की शुरुआत होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी शुक्रवार को इस नए केंद्र का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में प्रशिक्षु लड़कियों को नौकरी के प्रमाण पत्र का वितरण भी किया जाएगा। साथ ही संस्थान के नए लोगों का शुभारंभ भी किया जाएगा। रांची में ये नया केंद्र मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के विशेष प्रशिक्षण और अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसमें झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बारे में और जानकारी के लिए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से रांची में खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार ने। केंद्र की ओर से एक के बाद एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सावित्रीबाई फूले महिला जो हम कह सकते हैं बाल विकास संस्थान है, उसकी जो क्षेत्रीय इकाई है वो रांची में खुलने जा रही है। हमारे साथ मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी हैं। मैम, किस तरीके से ये झारखंड को सौगात मिलने जा रही है? सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला बाल विकास संस्थान का जो क्षेत्रीय केंद्र है, एक रांची में उसकी स्थापना होने वाली है। उस कार्यालय के माध्यम से वहाँ से 4 राज्य झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा उससे जुड़े हुए रहेंगे, ताकि हम जो भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाते हैं समय समय पर उन योजनाओं का आकलन, मूल्यांकन और जो वर्कर हैं उनको हम सही ढंग से समय पर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके। तो इसका मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय महिला बाल विकास संस्थान है, इसकी ये 6ठी इकाई होगी जो क्षेत्रीय शाखा में रांची में खुलने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री का जो फोकस है कि पूर्वी भारत का जो वो सपना देखते हैं, तो किस तरीके से ये संस्थान जो है, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो या जो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए काम करती है, उनका जो एम्पावरमेंट है वो कैसे करेगा ये संस्थान? इस बार आपने देखा होगा कि बजट में भी पूर्वी भारत पर बहुत फोकस किया गया है और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा, चूँकि विकसित भारत का जो लक्ष्य, जो संकल्प उनका है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमेशा से गाँव से जोड़कर
कि जब तक विकास गांव तक नहीं पहुंचेगा शायद तब तक हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते विकसित भारत की। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उनका हमेशा से ये फोकस रहा है। और ख़ास करके अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड उनके दिल में बसता है। भगवान बिरसा मुंडा जी की ये धरती है और हमेशा से जो हमारे ट्राइबल हैं या फिर शेड्यूल कास्ट के हैं, दलित पिछड़े हैं, तो हर किसी के लिए विशेष रूप से फोकस करके यहाँ पे योजनाएं बनाना, उसका कार्यान्वयन करना और उन तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना, ये प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है। एक सवाल और मैम कि प्रधानमंत्री जी लगातार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बहुत जोर देते हैं और कल आपने जो एक आर्टिकल लिखा था उसको प्रधानमंत्री ने रीट्वीट किया, शेयर किया और कहा कि विभाग में जो महिला बाल विकास मंत्रालय है उसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कितना सराहना और कितना हौसला इससे मिलता है? बहुत ही अच्छा लगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको रिट्वीट किया और आज उनका फोकस टेक्नोलॉजी पे बहुत ही ज़्यादा है। और हमें खुशी है कि इस बार सिविल सर्विस डे में टेक्नोलॉजी पे जो पोषण ट्रैकर ऐप है हमारा, उसको प्राइज़ भी मिला था। तो हम ये चाहते हैं कि बिना लीकेज के हर व्यक्ति तक लाभ मिले और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर, चाहे हमारा प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना हो, पोषण 2.0 के तहत पोषण ट्रैकर की हम अगर बात करें तो निश्चित तौर पे ये हमारा लक्ष्य है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लीकेज को भी रोकेंगे और जो हमारे लाभार्थी हैं हम उन तक भी पहुंचेंगे। तो हम बात कर रहे थे केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फोकस है कि किस तरीके से देश का सर्वांगीण विकास हो, उसमें जो पूर्वी भारत जो कभी विकास की धारा में पीछे रह गए थे उसको भी मेन स्ट्रीम में लाना है। और इसलिए इस तरह के जो संस्थान है उसकी क्षेत्रीय इकाई भी रांची जैसे जगहों में खुल रहा है और जो उनका मंत्रालय है उसमें किस तरीके से इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है उसका भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का कड़ा एक्शन लगातार जारी है। दिल्ली की दक्षिण जिले की पुलिस ने बुधवार को 18 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी दक्षिण दिल्ली के हौज खास में एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की छापेमारी के दौरान की गई। इनमें 5 पुरुष, 7 महिलाएं और 6 बच्चे शामिल हैं, जिन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये लोग 6 वर्षों से बिना दस्तावेज के पंचशील फ्लाईओवर इलाके की झुग्गियों में रह रहे थे। अवैध बांग्लादेशियों की खैर नहीं, दिल्ली पुलिस फिर आई एक्शन में। बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस कर रही है ताबड़तोड़ गिरफ्तारी। दिल्ली की दक्षिण जिले की पुलिस ने बुधवार को 18 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी दक्षिण दिल्ली के हौज खास में एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड के द्वारा की गई। इनमें 5 पुरुष, 7 महिलाएं, 6 बच्चे शामिल हैं। ये लोग 6 वर्षों से बिना दस्तावेज के पंचशील फ्लाईओवर इलाके की झुग्गियों में रह रहे थे। दिल्ली की दक्षिण जिले की पुलिस ने इस साल अपने अभियान को और तेजी से करते हुए 141 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर उन्हें डिपोर्ट किया है। वहीं उत्तर पश्चिम जिले की टीम ने भी 7 और अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला दोबारा चुपके से भारत में घुस आई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की नजरों से वो बच नहीं पाई और उसे फिर से गिरफ्तार करके डिपोर्ट कर दिया गया। साउथ डिस्ट्रिक्ट को बड़ी अच्छी कामयाबी मिली है। जो अवैध रूप से बांग्लादेशी भारत में घुसे थे उनको वापस डिपोर्ट करने में। पिछले सप्ताह हम लोगों ने टोटल 31 बांग्लादेशी को FIR को हैंड ओवर किया है ताकि वो फर्दर उनको डिपोर्ट कर पाए बांग्लादेश के लिए। साउथ डिस्ट्रिक्ट में हमारे PHQ डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस एक वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है। हम इलीगल जो बांग्लादेशी घुसे हुए हैं उनको ट्रैक कर रहे हैं। इस साल में लगभग हमने 141 बांग्लादेशी वापस भिजवा चुके हैं। कहां से कितने हुए गिरफ्तार? दक्षिण दिल्ली से 141 बांग्लादेशी गिरफ्तार, रोहिणी से 57 बांग्लादेशी गिरफ्तार, उत्तरी दिल्ली से 174 बांग्लादेशी गिरफ्तार, पूर्वी दिल्ली से 120 बांग्लादेशी गिरफ्तार, दक्षिण पश्चिम दिल्ली से 164 बांग्लादेशी गिरफ्तार, बाहरी दिल्ली से 344 बांग्लादेशी गिरफ्तार, द्वारका से 75 बांग्लादेशी गिरफ्तार, बाहरी नॉर्थ दिल्ली से 150 बांग्लादेशी गिरफ्तार, शहादरा से 75 बांग्लादेशी गिरफ्तार, उत्तर पश्चिम दिल्ली से 213 बांग्लादेशी गिरफ्तार। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने 1000 से ज्यादा बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है और उनको डिपोर्ट भी किया है। 2024 में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने इस ड्राइव के लिए आदेश दिए थे और इसके बाद से दिल्ली के विभिन्न जिलों में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं।
अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है और दिल्ली पुलिस लगातार इसमें बड़ी कामयाबी हासिल कर रही है। और बीते कुछ दिनों में हम अगर नज़र डालें आंकड़ों पर तो ये आंकड़े चौंकाने वाले साबित हो रहे हैं। यानी जो भी अवैध बांग्लादेशी राजधानी में रह रहा है, एक एक करके उनको ढूंढा जा रहा है, उनकी शिनाख्त की जा रही है और उनके पास उनको डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। कैमरा राजेंद्र जोशी के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, नीति आयोग ने गुरुवार को रासायनिक उद्योग पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसका उद्देश्य वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का लक्ष्य 2040 तक $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का रासायनिक उत्पादन करना है और इसका लक्ष्य 2023 में अपने जीवीसी हिस्से को 3.5% से बढ़ाकर 2040 तक 5 से 6% करना है। रिपोर्ट का लक्ष्य भारत के रासायनिक परिवर्तन को गति देना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ ही 2030 तक 7 लाख अतिरिक्त रोजगार पैदा करना है। डीडी न्यूज़ संवाददाता विशाल बेरिस्टोन ने नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी से खास बातचीत की। नीति आयोग ने केमिकल इंडस्ट्री पर अपनी रिपोर्ट जारी की है और मेरे साथ है नीति आयोग के मेंबर मिस्टर वीरमानी। आइए मुझसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस रिपोर्ट में ऐसा क्या खास है जो भारत के शेयर को ग्लोबल लेवल पर बढ़ा सकता है। सर, तो खास बात ये है कि उसका रिव्यू लिया गया है, किस जगह पे हम वेयर वी स्टैंड, किस जगह पे हम खड़े हैं और आगे क्या करना है, क्या पॉलिसीज़ चाहिए, क्या दिशा होगी, क्या विकसित भारत का 2047 में क्या पोजीशन होनी चाहिए। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, उनको कुछ आइडिया हो जाता है कि कहाँ जा रहे हैं और फिर वो अपनी प्लानिंग, एक्शंस, इन्वेस्टमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट जो आपने मेंशन किया, वो सब प्लान कर सकते हैं। और भारत को अपना ग्लोबल शेयर बढ़ाना है तो इंपोर्ट कम करके एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो रिपोर्ट में ऑल्सो तकरीबन 150 प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक वैल्यू एट्सेट्रा। तो उसमें से उन्होंने रिपोर्ट के ऑथर्स ने तकरीबन, अगर एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, 40 शायद प्रोडक्ट उसमें से सिलेक्ट किए हैं जिसमें एम्फोसिस होना चाहिए, क्योंकि केमिकल्स की ये होती है कि बहुत ही डाइवर्स इंडस्ट्रीज़ है। जनरली हम किसी इंडस्ट्री में देखते हैं तो 10-20 ज़्यादा से ज़्यादा 50 प्रोडक्ट होते हैं, इसमें हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर फोकस करना है, उसमें पॉलिसी एम्फोसिस देना है या कोई सब्सिडी टाइप ऑफ स्कीम देनी हो एट्सेट्रा, तो बेसिकली इन्होंने द रिपोर्ट ने कुछ प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ क्लस्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें एम्फोसिस होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसे सब जगह करने, सब प्रोडक्ट से इतनी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि स्केल करना पड़ता है। तो मिनिमम एफिशिएंट स्केल चाहिए होता है और ख़ास करके केमिकल्स, जो हेवी केमिकल इंडस्ट्री है वो बहुत स्केल पे डिपेंडेंट है। तो जो कम्पेटिटिवनेस है ना, वो साइज़ पे डिपेंड करता है। तो इस तरह कई इश्यूज़ जो हैं वो सब एनालाइज़ किए हैं और कई रिकमेंडेशंस दिए हैं। तो जैसे कि आपने सुना मिस्टर वीरमानी से, भारत बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने ग्लोबल शेयर को बढ़ाने के लिए और इस दिशा में ये रिपोर्ट एक बड़ा कदम होगा। कैमरामैन जगमोहन के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार ने यहाँ राजधानी के नागरिकों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को ईंधन न देने की हालिया निर्देश पर चिंता जताई है। पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने इस निर्णय को वापस लेने हेतु कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को पत्र लिखा है। पत्र में मंत्री ने आग्रह किया है कि लाखों नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी और आजीविका इन वाहनों पर निर्भर है। अचानक ईंधन आपूर्ति रोके जाने से ट्रांसपोर्ट, व्यापार और निजी जीवन में गंभीर अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। दिल्ली सरकार मानती है कि वायु गुणवत्ता के संरक्षण के प्रयासों के साथ साथ आम जनता की कठिनाइयों को भी मानवीय दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। दिल्ली सरकार ने अनुरोध किया है कि CAQM इस निर्णय पर पुनर्विचार करे और जनहित में इसे वापस ले ताकि नागरिकों को राहत मिल सके। जो ANPR कैमरेस लगाए हैं, ये रोबोट सिस्टम नहीं है। अभी तक इनके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इसमें एरर्स भी आ रहे हैं और इसकी इंप्लीमेंटेशन में
दिक्कतें और चैलेंजेस भी हैं। गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद और बाकी एनसीआर के अंदर भी ऐसा कोई कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। अगर कोई दिल्ली में नहीं फ्यूल मिलेगा तो उसको जाके गुड़गांव में, फरीदाबाद से ले लेगा। तो इसका लाभ कैसे होगा? इसका लाभ तभी होगा जब इसको रोबस्ट सिस्टम किया जाए और सारी जगह पे बराबर किया जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हर साल होने वाली 4 बैठकों में से महत्वपूर्ण प्रांत प्रचारक बैठक इस बार दिल्ली में होने जा रही है। 4, 5 और 6 जुलाई को दिल्ली के संघ कार्यालय केशव कुंज में ये बैठक होगी। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय हसबोले सहित देश भर के सभी प्रांत प्रचारकों के साथ सभी राष्ट्रीय स्तर के कार्य विभाग प्रमुख और कार्यकारी परिषद सदस्य शामिल होंगे। बैठक के एजेंडे में हाल ही में हुए प्रशिक्षण वर्गों की भी चर्चा के साथ सेवा कार्यों, संगठनात्मक कार्यों के साथ भविष्य की रणनीतियों और योजनाओं पर विस्तृत चर्चा होगी। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि विगत मार्च के बाद शताब्दी वर्ष के लिए सभी प्रांतों ने अपनी अपनी योजनाएं तैयार कर ली हैं। उसकी जानकारी प्रांत प्रचारक बैठक के दौरान साझा की जाएंगी। शताब्दी वर्ष का प्रारंभ विजयदशमी के दिन 2 अक्टूबर 2025 को नागपुर से शुरू होगा और अगले 1 वर्ष तक पूरे देश में इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे। सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन जी भागवत और माननीय सरकार्यवाह दत्तात्रेय हसबोले जी उनकी मुख्य उपस्थिति होती है और उनका मार्गदर्शन सभी प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक सभी को प्राप्त होता है। बैठक में संघ के सभी सह सरकार्यवाह तो रहेंगे ही, जैसे आपको पहले भी बताया था कि अपने माननीय कृष्ण गोपाल जी, श्रीमान अरुण कुमार जी, श्रीमान रामदत्त जी और श्रीमान अतुल लिमये जी, आलोक कुमार जी, ये सारे लोग, श्रीमान मुकुंद जी, तो ये सारे लोग इस बैठक में रहेंगे। साथ ही सभी जो विविध संगठन है, जो संघ प्रेरणा से चलने वाले विविध संगठन है, लगभग 32 संगठन है, तो उनके अखिल भारतीय संगठन मंत्री इस बैठक में भाग लेते हैं, तो उनकी भी उपस्थिति यहाँ पर रहेगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद 2021 में चुनाव के बाद हुई हिंसा में पहली बार दोषी करार दिया गया। उस समय की रिपोर्ट से पता चला है कि बलात्कार, छेड़छाड़, आगजनी जैसे सैकड़ों घटनाएं हुई थीं। अगस्त 2021 में आखिरकार कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया, जिसके लिए सीबीआई ने लगभग 55 मामले दर्ज किए। 2 बड़े घटनाक्रमों में सीबीआई ने मालदा में चुनाव के बाद हुई हिंसा के लिए पहली बार दोषी करार दिया और कल यानी शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी। घटना तृणमूल नेता द्वारा भाजपा समर्थक के परिवार की 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की थी। देश में टेलीविजन देखने का चलन पारंपरिक केबल और डीटीएच से हटकर स्मार्ट टीवी, स्ट्रीमिंग डिवाइस और मोबाइल ऐप पर आ चुका है। लेकिन मौजूदा टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट सिस्टम इन नए माध्यमों की कोई रेटिंग रिकॉर्ड नहीं करता। इसे ध्यान में रखते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 2014 की नीति दिशा निर्देशों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। नए मसौदे में कुछ प्रतिबंध हटाए गए हैं ताकि बार के अलावा और एजेंसियां भी क्षेत्र में आ सकें, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़े और नई तकनीक आए। वर्तमान में देश में करीब 23 करोड़ टीवी हैं। इनमें से कई स्मार्ट टीवी हैं जो बगैर केबल या डीटीएच के काम कर रहे हैं, जिससे इनकी व्यूअरशिप रिकॉर्ड नहीं होती। रेटिंग की सटीकता प्रभावित होती है और इससे ब्रॉडकास्टर्स की रेवेन्यू प्लानिंग और ब्रांडों की विज्ञापन रणनीतियों पर भी असर पड़ सकता है। इसे देखते हुए टेलीविजन रेटिंग सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। नए बदलावों से रेटिंग प्रणाली ज़्यादा पारदर्शी, समावेशी और आधुनिक होगी और इसके साथ ही भारत के बदलते टीवी देखने के तरीकों को बेहतर ढंग से दिखाएगी। मंत्रालय ने जनता और सभी हितधारकों से इस महीने के अंत तक सुझाव मांगे हैं। बात अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था गुरुवार तड़के पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रही इस यात्रा को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व प्रबंध किए गए हैं। यात्रा के दौरान बम बम बोले और हर हर महादेव के जय घोष ने श्रद्धालुओं का उत्साह दोगुना कर दिया। बम बम भोले और हर हर महादेव के जय घोष के साथ पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था गुरुवार तड़के पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। पहलगाम स्थित नुनवान बेस कैंप से तड़के 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की रवानगी सुनिश्चित की गई, जो चंदनवाड़ी स्थित यात्रा आधार शिविर होते हुए परंपरागत मार्ग से पवित्र गुफा की ओर आगे बढ़ी है।
ऐसी ही यात्रा के दूसरे मार्ग बालटाल के रास्ते श्रद्धालुओं का जत्था पवित्र गुफा पहुंच गया और श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन भी किए। गुरुवार को ही कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू से श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था भी नुनवान बेस कैंप पहलगाम और बालटाल बेस कैंप पहुंचा, जो यहां रात्रि विश्राम के बाद शुक्रवार तड़के पवित्र गुफा के लिए रवाना होगा। भगवान शंकर का जय घोष करते श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर है, बाबा की कृपा से सब अच्छा है। हर हर महादेव, जय बोलेगी। व्यवस्था तो बहुत एक नंबर है और सुरक्षा का कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से सारा इंतजाम किया हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रही इस यात्रा को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व प्रबंध किए गए हैं। यात्रा के सुचारू संचालन के लिए करीब 80,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और अन्य केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान मौजूद हैं। मेरा ये यात्रा तीसरी बार हो रही है, 23 से मैं आ रहा हूँ। इस साल सबसे ज्यादा सिक्योरिटी और सुरक्षा ये सबसे ज्यादा इधर प्रदान किया गया है। जम्मू से पहलगाम आए और आगे यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि सुरक्षा बलों की उपस्थिति से वह सुरक्षा को लेकर निश्चिंत हैं। श्रद्धालुओं की भगवान भोलेनाथ के प्रति अटूट आस्था है, तो वहीं हमारे सुरक्षा बलों पर पूरा विश्वास। 3 जुलाई से शुरू हुई ये यात्रा 38 दिन चलेगी और यात्रा का समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा। श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें यह भी साबित करती हैं कि देश के आम जनमानस न केवल श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर उत्साहित हैं, बल्कि विभाजनकारी मानसिकता के मंसूबों पर भी पानी फेर रहा है। देश के हर कोने से श्री अमरनाथ यात्रा के लिए लोग पहुंच रहे हैं। 3.5 लाख से ज्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और प्रतिदिन हजारों की संख्या में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। पहलगाम के जरिए और बालटाल के जरिए पवित्र गुफा के दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। ये लंबी लंबी कतारें बताती हैं कि किस तरीके से आस्था ने आतंकवाद को करारा जवाब दिया है। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में ये लोग बताते हैं कि श्री अमरनाथ यात्रा महज एक धार्मिक यात्रा नहीं है, ये भारत भारतीयता की पहचान भी है। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, नुनवान बेस कैंप, पहलगाम। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी एक्सपो 2025 का आयोजन 3 से 5 जुलाई 2025 को भारत मंडपम में किया जा रहा है। ब्रॉडकास्ट और मीडिया प्रौद्योगिकी पर आधारित 29वें अंतर्राष्ट्रीय BES सम्मेलन में देश दुनिया की तकनीक और उद्योग से जुड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रसार भारती के चेयरमैन, CEO, महानिदेशक समेत ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी से जुड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। गतिशक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनोज चौधरी ने भी सम्मेलन में शिरकत कर वर्तमान दौर में तकनीक के महत्व को समझाया। देखते हैं धीरज कुमार की एक खास रिपोर्ट। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी एक्सपो 2025 के 29वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रसार भारती के चेयरमैन, CEO, दूरदर्शन के महानिदेशक समेत ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग से जुड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। 3 से 5 जुलाई तक चलने वाली 3 दिवसीय प्रदर्शनी नवाचार और तकनीक की बानगी है, जो प्रसारण या कहें कि मीडिया उद्योग के क्षेत्र में मेक इन इंडिया की झलक है। प्रदर्शनी का मुआयना करते हुए प्रसार भारती के चेयरमैन ने कहा कि BES प्रदर्शनी कंटेंट क्रिएशन, AI तकनीक और नवाचार पर आधारित है। कंटेंट क्रिएशन में कैसे देश दुनिया का लीडर बन सकता है और जो यंग क्रिएटर्स हैं, इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स हैं, उनको हम कैसे जोड़ सकते हैं, उस पर चर्चा होगी। AI पर चर्चा होगी कि AI का कैसे हम बेहतर इस्तेमाल करके ब्रॉडकास्टिंग को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। और तीसरा जो है वो लेटेस्ट ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज़ पे। एज प्रसार भारती हमारा एक कर्तव्य है कि हम देश के हर नागरिक को समय पे सही जानकारी उपलब्ध कराएं, उनका ज्ञान बढ़ाएं, उनको सूचित करते रहें। प्रसार भारती के CEO ने कहा कि AI तकनीक की ढेरों खूबियों के बीच लोक प्रसारक के लिए कई चुनौतियां भी हैं। यहाँ तकनीक के साथ समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति तक सूचना को पहुँचाना है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, फॉर द गुड ऑफ ऑल, फॉर द हैप्पीनेस ऑफ ऑल, एंड सत्यम शिवम सुंदरम, द वन beautiful eternal truth. So therefore, to carry on in the spirit of these mottos that we have been born with, we need to figure out how best to deal with these challenges of today's technology. It has its benefits, it also has its dangers. ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग ने नए दौर में प्रसारण के क्षेत्र में कई नवाचार किए हैं। इन नवाचारों ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई उड़ान दी है। मेक इन इंडिया ये फोकस इस कॉन्फ्रेंस का,
और बहुत सारे एग्जिबिटर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं वो सभी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि कंपोनेंट्स अधिकतर या तो नॉकडाउन कंडीशन में ले आएँ और यहाँ असेंबल करें और सब्सिक्वेंट फेजेस में उसको यहाँ पर बनाने की कोशिश करें। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी का ये एक्सपो विभिन्न पहलू कवर करता है, कंटेंट जनरेशन, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, रेगुलेशन, ABGC, सारे ही जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ये AI तकनीक की नज़ीर है जो प्रदर्शनी में लगी है। ये नए भारत का नवाचार है जो भारत को वैश्विक पहचान दे रहा है। मीडिया के नवीनतम रुझानों, नए नवाचार के अलावा AI तकनीक के इस्तेमाल पर चर्चा हुई और जो सबसे प्रमुख चर्चा हुई कि इस क्षेत्र में कैसे भारत आत्मनिर्भर बने, उस पर भी विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और आइए बात कर लेते हैं मौसम की भी, जहां देश के पहाड़ी राज्यों में बारिश आफत बनकर टूटी है। मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने ओडिशा और राजस्थान सहित यूपी के 20 और बिहार के 8 जिलों समेत दिल्ली NCR में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। देश के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। पहाड़ी राज्यों में जहां बारिश आफत बनकर टूटी है, तो वहीं कई मैदानी राज्य भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने ओडिशा और राजस्थान सहित यूपी के 20 और बिहार के 8 जिलों समेत दिल्ली NCR में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में अगले 1 सप्ताह तक मौसम खुशनुमा रहने की संभावना है। ओवरऑल अगर बात करें तो मानसून एक्टिव फेज में ही है और ऑलमोस्ट पूरा वीक ही जो वेरी हैवी रेनफॉल भारत के ज़्यादातर हिस्सों में होता ही रहेगा। अगर आप हिमालय की बात करें, हिमालय में भी हिमाचल, उत्तराखंड में वेरी हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा में भी 1-2 दिन के बाद जहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ जाएगी जो वेरी हैवी हो सकता है। अगर NCR दिल्ली की बात करें तो NCR दिल्ली में अभी ज़्यादा रेनफॉल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन लाइट रेनफॉल एक्टिविटी, वेरी लाइट रेनफॉल आने वाले 3 से 4 दिन होने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचा रखी है। हालांकि बुधवार को थोड़ी राहत देखने को मिली, लेकिन राज्य के अधिकांश जिलों में 5 से 7 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट बरकरार है। मंडी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण व्यास नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है। मंडी जिले में इस आपदा के कारण अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 29 लोग अभी भी लापता हैं। मनाली केलांग मार्ग में सोलंग नाला में अचानक बाढ़ आ गई। हालांकि फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन बाढ़ आने से मनाली केलांग मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। केलांग की ओर जाने वाले और मनाली से आने वाले वाहनों को रोहतांग दर्रे से होकर भेजा जा रहा है। उत्तराखंड में अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहा, जिससे हाल ही में हुई बारिश और भूस्खलन के कारण अवरुद्ध सड़कों की बहाली में तेजी लाने में मदद मिली। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में 7 जुलाई तक कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही उत्तरकाशी में सिलाई बैंड के पास क्षतिग्रस्त यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इस बीच केदारनाथ धाम से लौट रहे 40 श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग स्लाइड जोन में SDRF ने रास्ता बनाकर सुरक्षित निकाल लिया है। देश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। गुजरात के बनासकांठा और राजकोट में भी बारिश हुई, तो वहीं वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं राजस्थान के जोधपुर और अजमेर से भी भारी बारिश का समाचार है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।